हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हम सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हम इसके 4 चरणों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम देखते हैं इसका 5वां चरण, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। अध्ययन क्षेत्र या शोध क्षेत्र का निर्धारण मूलतः शोध विषय की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसमें शोधकर्ता को अपने अध्ययन क्षेत्र का स्पष्ट रूप से निर्धारण करना होता है, ताकि वह अपने अध्ययन से संबंधित तथ्यों का सही ढंग से वैज्ञानिक या हम कहें कि वस्तुनिष्ठ प्रकार से अध्ययन और उनका संकलन कर सके। शोध क्षेत्र के निर्धारण का तात्पर्य है कि शोध कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शोधकर्ता को अपने अध्ययन क्षेत्र की सीमाओं, जिसमें भौगोलिक तथा जनसंख्यात्मक आधार का निर्धारण करना होता है, और ऐसा करने से अध्ययनकर्ता का क्षेत्रीय कार्य एक सीमित क्षेत्र में सीमित रहता है, जिससे कि वह अपने और दूसरे शोधकर्ताओं का ध्यान और प्रयत्न उस एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित कर सके, ताकि उसको जो अध्ययन से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करनी है वो आसानी से प्राप्त कर सके। और इसमें ये ध्यान रखना होता है कि अध्ययन का क्षेत्र न तो बहुत अधिक छोटा हो और न ही बहुत अधिक बड़ा होना चाहिए। ज़्यादा छोटे क्षेत्र के अध्ययन के आधार पर उपयोगी निष्कर्ष निकालना कठिन होता है, तथा ज़्यादा बड़े क्षेत्र के अध्ययन के आधार पर शोध कार्य निश्चित समय पर पूरा करना भी मुश्किल होता है। अर्थात अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करना सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण होता है, क्योंकि शोधकर्ता के सामने तो पूरा समाज ही शोध क्षेत्र के रूप में होता है, लेकिन वो जो अध्ययन विषय लेता है उस विषय से संबंधित क्षेत्र का उसे सीमांकन या निर्धारण करना होता है, ताकि वो उस क्षेत्र की सीमाओं के अंदर रहकर अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों को वस्तुनिष्ठ प्रकार से संकलित कर सके और अपने दूसरे अन्वेषकों या उसके जो सहयोगी अन्वेषक होते हैं उनको वो बता सके कि एक विशेष क्षेत्र तक ही उन्हें अपना अध्ययन करना है। और ये अध्ययन क्षेत्र ऐसा होना चाहिए कि उसके विषय से संबंधित सभी जानकारियाँ उसको प्राप्त हो जाए। अर्थात वो जो क्षेत्र अध्ययन के लिए निर्धारित करता है वो उसके संपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हो, ताकि जो रिजल्ट्स निकल कर आएँ उस सीमित क्षेत्र के अध्ययन के आधार पर उन्हें जो है संपूर्ण क्षेत्र पर आसानी से लागू किया जा सके और प्रतिनिधित्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की जा सके। इसीलिए कहा गया है कि अध्ययन क्षेत्र बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए और न ही बहुत अधिक बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत बड़ा अध्ययन क्षेत्र ले लिया जाएगा तो उसमें वस्तुनिष्ठता के आधार पर तथ्यों का संकलन किया जाना बड़ा मुश्किल कार्य हो जाएगा, और उससे जो निष्कर्ष निकलेंगे उनमें वैज्ञानिकता का संपूर्ण समावेश नहीं हो पाएगा। और बहुत बड़े क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए बहुत अधिक अन्वेषकों या शोधकर्ताओं की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत सारे धन, समय और प्रयत्नों की आवश्यकता होती है, और उसके बावजूद भी एक बहुत अच्छा निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आ सकता। अतः अध्ययनकर्ता को अपना अध्ययन कार्य शुरू करने से पहले अपने अध्ययन क्षेत्र का इस प्रकार से निर्धारण कर लेना चाहिए, उसे देख लेना चाहिए कि उसका अध्ययन क्षेत्र न तो बहुत अधिक बड़ा हो और न ही बहुत अधिक छोटा हो। इसके बाद में इसका 6वां चरण आता है सूचनादाताओं का चुनाव। अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण कर लेने के पश्चात
शोधकर्ता के लिए अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न सूचनादाताओं या उत्तरदाताओं का चुनाव करने का एक बहुत ही कठिन कार्य सामने आ जाता है, क्योंकि अध्ययन क्षेत्र में बहुत सारे उत्तरदाता या लोग उपस्थित होते हैं। तो उनमें से कुछ ही इकाइयों से संपर्क कर तथ्यों को एकत्रित किया जाना है और उन इकाइयों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ही निष्कर्ष निर्भर करते हैं। तो शोधकर्ता के लिए अध्ययन क्षेत्र की सभी इकाइयों से संपर्क कर तथ्यों को एकत्रित करना कठिन होता है। फिर भी यदि अध्ययन क्षेत्र सीमित हो तो क्षेत्र की प्रत्येक इकाई से सूचनाएं एकत्रित की जा सकती है और इस विधि को जो है सेंसस मेथड या संगणना विधि के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें अध्ययन क्षेत्र की प्रत्येक इकाई को अध्ययन में शामिल किया जाता है। लेकिन इस विधि द्वारा जो है काफ़ी अधिक समय, श्रम, साधना और धन या हम कहें पैसा लगता है। इसलिए अध्ययन के लिए निर्धारित विधि या सैम्पलिंग विधि, निदर्शन विधि या प्रतिचयन विधि या जिसे हम सैम्पलिंग विधि कहते हैं का प्रयोग किया जाता है और इस विधि द्वारा समग्र में से प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ इकाइयों का चुनाव किया जाता है और समग्र में से कुछ इकाइयों का चुनाव शोधकर्ता अपने मनमाने ढंग से नहीं करता, बल्कि निदर्शन या प्रतिचयन की विभिन्न विधियों को काम में लेते हुए वस्तुनिष्ठ ढंग से करता है, ताकि सूचनादाताओं के चुनाव में किसी प्रकार की कोई अभिनति, पक्षपात या त्रुटि नहीं आ पाए। और यहाँ ये निश्चित करना होता है कि संपूर्ण या समग्र में से कितनी इकाइयों का चुनाव निदर्शन के रूप में किया जाएगा। इस निदर्शन के रूप में चुने गए लोगों से प्राप्त तथ्यों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उन्हें संपूर्ण या समग्र पर लागू किया जाना होता है। अतः इसमें ये अत्यंत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखा जाता है कि सूचनादाताओं के रूप में जिन इकाइयों का चुनाव किया गया है वो इकाइयाँ संपूर्ण का प्रतिनिधित्व कर रही हो और निदर्शन के रूप में सामान्यतः 10%, 20% या अध्ययन क्षेत्र के सीमित होने पर इससे भी कुछ अधिक इकाइयों का चयन किया जा सकता है। इस प्रकार आज हमने देखा अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण और सूचनादाताओं का चुनाव किस प्रकार और कैसे किया जाता है और इनका सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम अब अपने आगे के व्याख्यान में इसके आगे के विभिन्न चरणों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।